आवाज आ रही क्या अभी मेरी? सर आ रही है आवाज। अब हम देखते हैं AWS में नेक्स्ट स्टोरेज EFS स्टैंड फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, जिन्होंने एक फिजिकल लेवल पे काम किया होगा वो उनको NFS बोलते होंगे, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे आप क्लाउड पे करिए चाहे वर्चुअल करिए, मतलब एक फिजिकल ऑन प्रीमाइसेस के अंदर करिए। नेटवर्क फाइल सिस्टम और इलास्टिक फाइल सिस्टम दोनों को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगर करते थे तो हम एक सिस्टम एडमिन थे। अब जो वहाँ पे हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में क्लाउड आ गया है। जो बैकएंड में सब होता था अब उसको बोलता है AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड। ये सारी चीज़ें वी विल मैनेज। आप सिर्फ सर्विसेज को यूज़ करिए, फाइल सिस्टम यूज़ करिए, बैकएंड से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल को जब ये सारी चीज़ें होती थी तो आपका बैकएंड में स्टोरेज की टीम अलग रहती थी। स्टोरेज यूज़ हो रहा है आपका, है ना, सैन स्टोरेज, जो भी आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हो उस टाइम की बात है। तो स्टोरेज की एक डेडिकेटेड टीम बैठाई गई है, तो वो पूरा का पूरा स्टोरेज को मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी स्टोरेज की टीम नहीं है, डेटाबेस की टीम नहीं है। तो ये स्टोरेज की एक डेडिकेटेड टीम। अब आप क्या यूज़ कर रहे थे 10 साल बैक में जाइए, हो सकता है आपने लिनक्स का 4 वर्जन यूज़ कर रहे हो, है ना, या फिर आप विंडो में काम कर रहे हो, राइट। तो कल को ये देखिए बैकएंड में इंफ्रा कैसे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिनक्स कॉन्फ़िगर किया है तो लिनक्स की डेडिकेटेड टीम है। तो अगर लिनक्स की डेडिकेटेड टीम होगी तो नेटवर्क की भी एक डेडिकेटेड टीम होगी, है ना। तो यहाँ पे 2-3 टीम यहाँ पे बैठ के काम कर रही, वो भी डेडिकेटेड टीम होगी जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये हमारा स्टोरेज है। तो कल को बैकएंड से जब आप यहाँ पे एक्सेस करते हो, मतलब कल को आपको पता आपके जो क्लाइंट है, कल को बोले तो सर्वर पे, मतलब जो आपके बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया हुआ पूरा का पूरा इंफ्रा, तो अगर आपको थोड़ा सा एक्सेस मारना हो, डेटाबेस पे जाना हो, मतलब आपको डेटा को थोड़ा सा चेकआउट करना हो बैकएंड से, अब आप क्लाइंट वन बोलिए, है ना, सर्वर वन बोलिए, जो मर्जी आप बोल दीजिए। तो अब इनको अगर एक्सेस करना पड़ता, कौन सा ओएस यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स कर रहे हैं या फिर विंडो पे काम कर रहे हैं, तो अगर बैकएंड से ये लोग जा रहे हैं स्टोरेज के ऊपर, तो आपका उस समय तो क्लाउड था नहीं ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिजिकल स्टोरेज रखे होगे, अभी स्टोरेज एरिया नेटवर्क होगा आपका। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बैकएंड से डेटा एक्सेस हो पा रहा था। ठीक है, इसको हम देते हैं S1, ये रहा मेरा S2, ये रहा मेरा S3 और ये रहा मेरा S4। अब कल को प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ही इज गेटिंग सम एरर, है ना, RPC करके कुछ एरर आ गया, डेटा एरर। तो ये जो एरर आया, तो इसने क्या किया, एक टीम को बोला, भाई लिनक्स वाले को, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस, थोड़ा सा ट्रबल देख लो क्या प्रॉब्लम आ रही है। और उसको थोड़ी पता है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, सर ये काम जो है ना सर, वो DBA का, डेटाबेस वालों का, डेटाबेस वाला मेल कर रहा है, सर ऑलरेडी वी हैव डन फ्रॉम आवर एंड, आप देख लीजिए सर, नेटवर्क टीम से बात कर लो एक बार। नेटवर्क टीम बोलता है, सर ये करके देख करिए, पिंग करिए जरा, कनेक्टिविटी है, सब कुछ सही है सर, आप एक बार डेटाबेस टीम से बात कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती थी हेरा फेरी उस समय, और बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस समय जब मैं सिस्टम एडमिन था, है ना, इसकी टोपी उसके सर बोल दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस ले रहा है उसको भी नहीं पता, है ना, ये जो बैठ के अपना डेली बेसिस पे जो काम कर रहा है इसको उतना ही पता, है ना। तो कल को ट्रबल शूट में आप देखोगे तो कोई ना कोई टीम को काम करना पड़ता है कि भाई हम नॉट, हमें ये एरर आ रहा है।
तो सब कुछ इंफ्रा जो बनाते, मतलब एक नेटवर्क फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के लिए तामझाम था। ठीक है, अब 2025, ठीक है, सिर्फ अपडेट होता जा रहा है चीजें। अब यहाँ पे क्या बोला, जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड है, एजोर है, गूगल है, AWS है, ये सब बोलते हैं आज कि ये सारी, अब इसमें कॉस्ट भी बैठा है ना कि भाई आपकी अलग अलग टीम काम कर रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है ना, डाउन टाइम आ रहा है। तो आप ऐसा ऐसा करिए, मैं आपको एक ऐसी सर्विस दे रहा हूँ इसी में, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी सर्विसेज को यूज करना है। तो बैकएंड में ये जो कुछ आप करते थे इतना, वो हम मैनेज करेंगे। तो इस स्टार्टिंग से मैंने बताया था कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कस्टमर को इतनी सर्विस दे दो, कस्टमर खुश हो जाए, उसको यूज करे, बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो AWS बोला कि बैकएंड में हम ये सारी चीजें मैनेज करेंगे, आपको जो सर्विसेज चाहिए, फाइल सिस्टम ही चाहिए, आप EFS ले लो। मतलब EFS में जाइए, क्रिएट करिए और यूज करिए जितना करना है। अब EBS में आपने देखा था कि भाई किसी रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन में एक मशीन चल रही है, तो उसी में अटैच करो, डिटैच मार के अटैच करो। ठीक है, क्या इसमें है क्या, ये आपका मल्टीपल अटैच, मतलब मल्टी अटैच का काम करेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होगा इसका लैब। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर को हम देख लेते हैं इसका। कल को आपने कोई भी रीजन में एक सर्वर ले लीजिए। अब ठीक है, अगर मैंने रीजन बोला तो ये रीजन होगा, रीजन के अंदर कोई ना कोई अवेलेबिलिटी जोन होगा। तो हम मैक्स वाला लेके चलते हैं, जैसे कि 1A अवेलेबिलिटी जोन होगा नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, ये 1B हो गया, ये 1C हो गया, ये 1D हो गया, ये 1E हो गया, और ये 1F हो गया। ठीक है, 6 अवेलेबिलिटी जोन, 1 2 3 4 5 6। तो जब आपने मशीन लॉन्च किया, ठीक है, AWS का ये रीजन है, रीजन के अंदर ये आपके अवेलेबिलिटी जोन है। जस्ट मैं सिंपल यहाँ पे ABC कर देता हूँ। ये हो गया आपका C अवेलेबिलिटी जोन, ये आपका D अवेलेबिलिटी जोन, ये आपका E हो गया, और ये लास्ट F। ये सारे अवेलेबिलिटी जोन। इसमें मैं सारी चीज़ें कस्टम नहीं लूंगा कि सिक्योरिटी हब लीजिए, पूरा VPC लीजिए, उसमें CIDR दीजिए, है ना, वो आप खुद बना लेना। तो कल को हमने एक सर्वर लिया EC2, मान के चलिए वो क्रिएट हुआ किसमें, 1D में। तो इसमें हमें अटैच करना पड़ेगा अपना EFS को। तो आप क्या करोगे, सिंपल EFS में जाओगे और एक क्रिएट कर लोगे। जो इलास्टिक फाइल सिस्टम होगा, आपने इसको क्रिएट किया है सिंपल। अब इसको क्रिएट करने के बाद इसको डायरेक्टली मशीन में अटैच करोगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फॉर्मेट किया, अटैच किया, डिटैच किया, कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पे सब कुछ मैंने करेगा, मैटर करेगा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी ग्रुप। तो जब आप मशीन को एक्सेस करते हो तो भी सिक्योरिटी ग्रुप है, जब आप EFS को अटैच करोगे तो भी सिक्योरिटी ग्रुप मांगेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें नोटिस करनी होगी कि EFS को जब आपने क्रिएट किया उस समय क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप। आपका जो EC2 चल रहा है उस समय क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप। क्यों सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर पोर्ट, SSH, है ना, HT, जो कुछ भी होगा, अब सिक्योरिटी लेयर ऑफ सिक्योरिटी तो काम करेगी ना। तो मान के चलिए ये आपकी सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, किस नाम से, EFS के नाम से। और ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हो गया आपका सिक्योरिटी ग्रुप -न्यू। दोनों अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अटैच ही ना हो। कब, जब सिक्योरिटी ग्रुप मिसमैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी मैटर करेगी कि जब आप EFS क्रिएट करोगे तो ऐसा नहीं बोलता कि आप ABCD में कर लो, सब में कर लो। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस अवेलेबिलिटी जोन के लिए लेना चाहते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन बोले तो इसमें आपसे पूछेगा मल्टी अटैच करना चाहते हो या सिंगल एजेंट के लिए करना चाहते हो। तो मल्टी का ऑप्शन भी आएगा और सिंगल का भी ऑप्शन आता है। सिंगल बोले तो कल को मैंने बोला कि जिस रीजन के अंदर मशीन चल रही है 1D के अंदर अवेलेबिलिटी जोन,
ओनली आई वांट अलाउ टू 1D, तो 1D में जो मशीन है वो अटैच हो पाएगी, सिंपल। बाकी के A B C E F में जो मशीन चल रही है वो अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी तो दे रहा है ना ये, कि आप मल्टी अटैच के लिए लेना चाहते हो कि सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के लिए। तो अगर आप मल्टी करके सेलेक्ट करोगे तो आपसे चेकआउट मांगेगा, पूछेगा कि भाई आपके कौन कौन से सबनेट है, कहाँ कहाँ पे है। तो आप उनको चेकआउट कर देना, टिक कर देना कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ पे भी अटैच करवाना है, मल्टी अटैच। ठीक है, ये EBS से थोड़ा अलग है। तो आप किसी में भी अटैच करना चाहते हो तो आप अटैच कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यही होगा। क्या अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हो? ले सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर आप एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में ये सारा करना चाहते हो तो बस सिक्योरिटी ग्रुप में आपको देखना है दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप मिसमैच नहीं होने चाहिए, सिंपल। अब इसमें फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। EFS खुद बोलता है कि मैं आपको अटैच करने के लिए मेरे पेज पे आइए, मैं अटैच का ऑप्शन दूंगा, सिंपल। तो इसमें क्या करना है, फ्री टीयर में हो जाएगा, यस फ्री टीयर के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। और इसमें आपके एक और बेनिफिट क्या मिलता है, कल को आपने EFS यूज किया, आपने इसमें डेटा डाला, कितना 1 TB चार्जेस लगा, कल को आपने इसी डेटा को डिलीट मार दिया, है ना, चार्जेस कम मतलब हट गया। कल को ये बोलता है मैं सिंक्रोनाइजेशन फैसिलिटी देता हूँ, डालिए निकाल लीजिए। ठीक है, जब डाला तो कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, मतलब इसका जो भी बिलिंग साइकिल होगा। कल को आप नहीं रखते हो कोई दिक्कत नहीं, इसकी लिमिट क्या है, ये नहीं बोलता कि आप इतना ही डाल सकते हो स्टोरेज में, जैसे कि आपकी लिमिट 5 TB तक है ऑब्जेक्ट की। ये बोलता है आपको जितना डेटा रखना हो रखिए, कल को डिलीट मारना डिलीट मारिए, मैं आपको पूरी फैसिलिटी दे रहा हूँ, EFS। ठीक है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल सर्वर लेंगे और उसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए किसी भी रीजन में चले जाइए, और अगर लगता है कि मुझे 1D में ही मशीन चाहिए तो 1D आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं डिफॉल्ट लेके चलना चाहता हूँ तो आप डिफॉल्ट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो दोनों ले सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लॉगिन करते हैं AWS अकाउंट और थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। EFS के अंदर आपको ना इसके स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डेटा से कोई मतलब नहीं है, आप डालिए हटाइए जो मर्जी आप करिए। NYSSCW, ठीक है। वहां पे आपने देखा था क्या, क्या है उसमें, 423 क्या 423 423 4 हाँ 780। देखो सब कुछ आप स्टोरेज कैसे भी यूज करो, कोई भी यूज करो, उसमें आपको ये पता होना चाहिए भाई मुझे रीड राइट के कंसेप्ट से, कॉन्सेप्ट रीड राइट है ना, आपको रीड ही राइट तो करना है, एक्सेसिबल करना है डेटा को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अकाउंट। चलते हैं EC2 के अंदर। ठीक है, एक मैं कोई भी मशीन लॉन्च कर लेता हूँ, नाउ गो टू द क्रिएट। उसके पहले हम सब कुछ चीजें कस्टम बना लेते हैं, राइट। वो इन डैशबोर्ड सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे कस्टम लेके चलता हूँ, खुद का बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया, मान के चलो EFS, यहाँ पे भी आप दे दीजिए EFS। VPC वही है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट लेके चलिए, कस्टम बनाओगे तो कस्टम दे देना। यहाँ पे मैं अभी ऑल ट्रैफिक दे रहा हूँ,
आप कुछ भी दे सकते हो, कस्टम एसएसएच दे सकते हो कि ओनली एसएसएच हो पाए। तो अभी मैंने दिस लैब के लिए ऑल ट्रैफिक दिया। अब चल के एक मशीन लॉन्च कर लो। मैं हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया में, लॉन्च किया मैंने, दे दिया EFS के नाम से, AWS Linux T2.micro में हो जाएगा कि ऑलरेडी है मेरे पास। मैंने इसको सेलेक्ट किया, बाकी नो नीड टू चेंज लॉन्च इंस्टेंस। अगर आपको लगता है कि मुझे 1D अवेलेबिलिटी जोन में करना, तो यहाँ से आप सबनेट को चेंज कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ, लॉन्च किया, डन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप सर्च करिए EFS, ठीक है। अब आप जाके EFS को क्रिएट करिए। मेरा मशीन रनिंग हो चुका है। आप यहाँ पे सर्च करिए, नहीं है तो आप अगर गो थ्रू करे रहोगे तो दिख जाएगा। और ये सारी मैनेज सर्विस है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन EBS और EFS। तो EBS का पूरा प्रैक्टिकल देखा है कि भाई हम ओनली एक्सेस कर सकते हैं सिंगली C2 को, ठीक है, पर्टिकुलर जो आपका रीजन है वहां से बैठ के। फिर आपने स्नैपशॉट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेकिन EFS में क्या होगा कि आप माउंट जो भी फाइल सिस्टम माउंट करे हो, वो ऑप्शन देता है, आप मल्टीपल्स रीजन में भी जा सकते हो। जो माउंट सिस्टम देता है ना, उसको आप उठा के कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल आ गए EFS में, इसको क्रिएट करेंगे। सिंपल NFS की तरह है, लेकिन हमें मतलब नहीं है। ये बोलता है कि पहले आप ऐसा करते थे, उसी को मैंने NFS बना दिया है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी मशीन है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। sudo-i, ठीक है, ये सब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब आप EFS एक बना लीजिए। तो मैंने यहाँ से क्रिएट किया, पूछ रहा है नाम, मैंने बोला my-EFS के नाम से। VPC तो हमारा डिफॉल्ट था, कस्टम होता था, आप वो लेके चलते, ठीक है। अगेन दे दीजिए my-EFS डिफॉल्ट VPC। अच्छा, क्रिएट करोगे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम सब कुछ देखेंगे विद कस्टमाइजेशन ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे पूछना है कि रीजनल, मतलब देखो, कंसोल अप डाउन होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर आप ये चेकआउट कर रहे हो तो आपसे बोल रहा है कि किस पर्पस के लिए आप इसको ले रहे हो EFS को। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर आप वन जोन सेलेक्ट करते हो एक जोन के लिए, तो आपकी जो भी अवेलेबिलिटी जोन है, मतलब कि आपने सेलेक्ट किया वन जोन, तो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के लिए उस रीजन में, मैंने क्या बोला, जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया है, उसमें ABCDEF ये अवेलेबिलिटी जोन है, हमने D को अलाउ किया, तो D पे ही जाएगा, बाकी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने वन जोन किया, तो अगर आपने रीजनल किया, तो रीजनल में आपका पूछ रहा है कि अगर आप मल्टीपल्स एजेड पे जाना चाहते हो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टिक करोगे तो टिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा उस जोन को बताइए जहाँ पे मशीन है, तो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मेरी मशीन अभी इस समय है 1B में, ठीक है, डिफॉल्ट आई है। तो वहीं पे अगर लेना हो तो 1B को आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, रीजनल में जाऊँगा। अब आपसे पूछ रहा है इसमें क्या लाइफ साइकिल लगाना चाहते हो, बैकअप वगैरह ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पे स्टिक करोगे। और ये सारी चीज़ें आपको रिकमेंड भी करता है कि वी विल रिकमेंड यू आर गोइंग टू क्रिएट बैकअप पॉलिसी, तो आप इसको इनेबल करके रखिए। कल को भाई आपने नहीं किया, डिलीट हुआ, हु विल रिस्पॉन्सिबल, यू विल रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताता है ना, कि आपने भाई ये नेटवर्क लिया, उसमें सिक्योरिटी लेयर लगाया कि नहीं लगाया, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये अगर बोलता है 99.99% डेटा सिक्योरिटी में देता हूँ, तो जो 0.1% बोल रहा है, तो भाई आप भी तो बाईपास मत करिए। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं। अभी लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल, हालांकि इसके बाद हमारा एक AWS क्लाउड आएगा, उसमें भी लाइफ साइकिल मिलेगा, है कि डेटा में लाइफ साइकिल कैसे लगाते हैं। कल को 1 महीने बाद मेरा डेटा यहाँ पे चाहिए, क्यों, कल को मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, मैं डेटा को हटा दूंगा, ऐसा डेटा है वहाँ पे रख के 3 साल बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा। या फिर एकदम सस्ता कॉस्ट होना चाहिए,
तो आप उसको क्लासेस के थ्रू लगा सकते हो। ठीक है, ये हम देखेंगे विन पर्टिकुलर स्टोरेज के अगले वाले पार्ट पे। कुछ इंक्रिप्शन लगाना चाहते हो तो इंक्रिप्शन भी लगा सकते हो, पॉलिसी वगैरह, है ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ डिफॉल्ट लेके चलेंगे। बर्स्ट वैल्यू जैसे आपने पढ़ा था ना, बर्स्ट वैल्यू क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें कई बार होती हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें सब कुछ रहता है डॉक्यूमेंटेशन, कि हमें ये पर्पस के लिए चाहिए, एजेड के लिए सिंगल लेके चलना है, वन जो लेके चलना है ना, मल्टीपल्स के लिए तो मल्टीपल्स लेके चलो। ठीक है, तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीजन लिया, रीजनल में हमने सेलेक्ट किया फॉर द मल्टीपल्स के लिए। नाउ गो नाउ नेक्स्ट। अब ये सारे क्या दिख रहे हैं आपके पास, वीपीसी है। यहाँ पे जो माउंट टारगेट है, किस किस अवेलेबिलिटी जोन में आपका मशीन चल रहा है, तो जैसे मेरा मशीन बी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, बस इतना करिए, गो टू। और कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज लगाना चाहते हो लगा सकते हो, सारे ऑप्शन है ना। जेसन में पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी बना के आप बंदा अगर एक्सेस भी करना चाह रहा है तो की के थ्रू एक्सेस कर पाएगा, पॉलिसी के थ्रू। तो वो पॉलिसी आप यहाँ पे लिख के रखोगे, उस यूज़र का नाम डिफाइन करके रखोगे, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो स्किप कर रहा हूँ मैं, गो नेक्स्ट। देख लीजिए सारा कुछ और क्रिएट। अब इसको आपको अटैच करना है, तो ये भी बोलते हैं, आपने जैसे ईबीएस को अटैच डिटैच किया था, सेम टाइप मैं आपको बोलता हूँ, आप अटैच करो डिटैच में। ठीक है, तो कैसे अटैच करेंगे, इसके दो ऑप्शन देता है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। नाउ गो इनसाइड। अब देखिए आपसे बोल रहा है अटैच, सब कुछ आप देख सकते हो जो भी आपने बनाया है। आप यहाँ से अटैच करिए। जब आप अटैच करोगे तो पूछ रहा है कैसे आप इसको माउंट करना चाहते हो, वाया ईएफएस के थ्रू, वाया एनएफएस के थ्रू। आप कुछ नहीं, इसको उठा के कॉपी करके पेस्ट मार दे। ठीक है, आईपी के थ्रू करना चाहते हो आप इसको उठा के पेस्ट मार लो। ठीक है, जो मर्जी आप कर लीजिए। मैं डीएनएस के थ्रू करता हूँ, मशीन ऑलरेडी मेरी कनेक्ट है। अब कहाँ पे करना है, ये पूछ रहा है कि इस नाम का फोल्डर है, नहीं है तो बना लीजिए। मैंने क्या किया, एम के डी आई आर किया और ईएफएस के नाम से दे दे। अब वो सिंटैक्स ऑलरेडी दिया, आप उठा लीजिए, कॉपी किया मैंने, नाउ पेस्ट। मेरा जो ईएफएस है रूट पे है, इतना याद रखना। तो कभी भी जब ईएफएस को माउंट करोगे तो ये ऐसे माउंट नहीं होगा, ये पूछता है कि मेरे को एक पैकेज डाल के दीजिए, है ना। तो आप सर्च करिए ईएफएस इंस्टॉल। ऑफिशियल साइट के अंदर ईएफएस। अब यहाँ पे देखना है हमें माउंट करना है, तो माउंट के लिए पूछ रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस यूजिंग एडब्ल्यूएस वॉल्यूम ईसीएस ईएफएस इंस्टॉल। तो बेस्ट प्रैक्टिस आप ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, वहाँ से पैकेज देता है, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, देखो यम इंस्टॉल ईएफएस यूटिल्स, कॉपी किया मैंने, चलते सर्वर में पेस्ट। अब ये पैकेज हमारा हुआ इंस्टॉल।
अब वो जो कमांड आप चला रहे थे दोबारा से चला दीजिए। ठीक है, माउंट की ऑलरेडी है हमारे पास, मैंने एंटर करा। अब अगर ये माउंट नहीं होता तो सिंपल आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं हमने इंफ्रा के ऊपर गलत किया हो। ठीक है, अभी एरर आने देता हूं, एरर के बाद मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ हमने सिक्योरिटी ग्रुप लिया है, माई सिक्योरिटी ग्रुप या ईएफएस के नाम से, तो आपको ये देखना है क्या वो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे, वो मिसमैच होगा, इसलिए वो अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले एरर आता है फिर हम देखें। तो देखो माउंट पॉइंट क्या बोलता है फिर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आप ईएफएस में जाइए, ये तो ऑलरेडी हमने एग्जीक्यूट किया। आपको नेटवर्क के अंदर आइए, यहाँ पे मैनेज है, मैनेज के अंदर मेरी जो मशीन है बी पे है, मैं बी के लिए अलाउ कर रहा हूँ, तो ये है मेरा बी। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट है, आप यहाँ पे कस्टम कर दीजिए जो लिखा था मेरा ईएफएस के नाम से, ये रहा ईएफएस, मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप सभी अवेलेबिलिटी जोन को देना चाहते हो तो सभी अवेलेबिलिटी जोन में यही वाला सिक्योरिटी ग्रुप जो EFS वाला है, इसी को दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सबके लिए एप्लीकेबल है, सब लोग अटैच हो जाए। ठीक है, अटैच किया, सेलेक्ट किया और सेव। अब जाइए वापस सर्वर में, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप एग्जीक्यूट हो गया, वो एरर था उसी वजह से। चेक करते हो DF51H, ये आपका माउंट हो चुका है। अब आप CD करके जाइए, कुछ डेटा रखिए, अनमाउंट करिए। और दूसरा तरीका है अटैच करने के लिए, आप ये तरीके से कर सकते हो, कोई आप भी mount कर सकते हो। तो ये था सिंपल EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही है। पूछेगा तो थ्योरेटिकल पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन EBS EFS, थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। बाकी जो मेन स्टोरेज है वो है आपका S3, जिसमें वेबसाइट होस्टिंग होगी, है ना। आप एक लैम्डा के थ्रू कैसे सब कुछ करते हैं क्लाउड के थ्रू, है ना, वो सारी चीजें करेंगे विद S3 के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो स्टोरेज स्टार्ट होगा S3 का, तो ये मेनली इंपॉर्टेंट होगा, कैसे लाइफ साइकिल रूल होता है, कैसे हमें वेबसाइट डाल के होस्ट मारी जाती है S3 के ऊपर, ये सब कुछ हम करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास की क्लास से। ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। आज की डेट में रखता हूँ, आप लोग का कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। ये तो बढ़िया है।